नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत सोमवार को टाउन में रेलवे स्टेशन के नजदीक सफाई अभियान चलाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जन को सफाई बनाए रखने का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में 9 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत सोमवार को टाउन स्थित रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी झोपड़ी में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बनाई गई रंगोली का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद के सीईओ ने किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति सजग होकर अपना दायित्व निभाना होगा। उन्होंने विदेशों में स्वच्छता को लेकर चल रहे सिस्टम का उदाहरण देते हुए लोगों को अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कोरोना से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करते हुए वायरस से बचने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। इसके पश्चात सभी अधिकारियों ने नजदीकी बस्ती में श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर परिषद में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में एएसपी जसाराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, आयुक्त शैलेंद्र गोदारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। अभी राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, पहला सुख निरोगी काया, तो उसके तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो अपना जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे जिला कलेक्टर ने एक सबसे बड़ा अहम कदम उठाया कि हमारे शहर हनुमानगढ़ टाउन में 36 नंबर वार्ड में जो एक कच्ची बस्ती है, जो गरीब लोगों की बस्ती है, इससे इस अभियान की शुरुआत की जा रही है कि हमारे शहर में स्वच्छ हो और बिल्कुल कोई भी महामारी या बीमारी नहीं फैले। उसके लिए जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं सबका यहाँ पहुंचने का धन्यवाद करता हूँ। अगस्त क्रांति सप्ताह के जो हम मनाने जा रहे हैं उसके चरण में आज ये द्वितीय दिन का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया और इसके इसी क्रम में कल 12 बजे टाउन में सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि कल 12 बजे टाउन में इस समारोह में सभी लोग आप उपस्थित हों। हर व्यक्ति को अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा सफाई का, और इस पे काफी उनके बीच में विवाद भी हुआ। आखिर कस्तूरबा गांधी जी को वो बात माननी पड़ी क्योंकि बापू की सोच बहुत ही सकारात्मक और सुंदर और स्वच्छ थी। उनका यही उद्देश्य था हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसके चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे शौच फॉर्म में उसका प्रयोग भी किया, जो आगे चल के भारतवर्ष में भी उन्होंने यहाँ लोगों को संदेश दिया। स्वच्छता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसी को लेकर सरकार ये बताना चाह रही है और सब भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो उन्होंने एक बच्ची को भेजी थी वो मुझे याद आ रही है। एक बच्ची ने उनको मेल भेजी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें बच्ची ने लिखा कि मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। तो इस पे डॉक्टर कलाम साहब का जवाब था कि विकसित भारत में आप तभी रह सकते हो जिन चीजों की आप तारीफ करते हो। विदेशों में आप कहते हो कि साहब अमेरिका में ऐसा, इंग्लैंड में ऐसा, सिंगापुर में ऐसा, आप जिन चीजों की तारीफ करते हो उन चीजों को यहाँ अपनी जिंदगी में अपनाओ। अमेरिका में अगर आप अपना कुत्ता लेके सड़क पे घूमते हैं, अगर वो पोटी कर देगा तो आपको खुद को या तो जुर्माना देना पड़ेगा या हाथ से उठा के उसको डस्टबिन में डालनी पड़ेगी। इसी तरह सिंगापुर की एक सड़क है जिसपे आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर गुजरेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको कहीं जाने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता और अपन ये मान के चलते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अकेले हर घर तक नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप सबसे ये अनुरोध है कि जो चीजें हम विदेश की साफ सफाई की अगर तारीफ करते हैं तो वो साफ सफाई यहाँ भी लागू करें। कोई भी कचरा डालना हो उसको डस्टबिन के अलावा हम नहीं डालें। व्यक्तिगत जिंदगी में भी और सार्वजनिक जिंदगी में भी अपन बाजार में चलते हुए कोई भी चीज को उठा के कचरे में डाल देते हैं, तो सड़क पे कोई कचरा नहीं डालें, जो भी हो डस्टबिन वगैरह में डालें। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जनमानस जागरूक हो स्वास्थ्य के प्रति
और साफ सफाई के प्रति, साफ सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आज दूसरे दिन की शुरुआत हमने यहाँ वार्ड नंबर 36 में साफ सफाई के साथ की है। इसमें सभी अधिकारीगण और नगर परिषद के हमारे पार्षद सभी चेयरमैन साहब और सभी लोग आए हैं और शहर के गणमान्य लोग आए हैं यहाँ पे। और इसका उद्देश्य यही है कि साफ सफाई का महत्व लोग समझें और अपने सारे वातावरण को साफ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रख सकें। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं हम, तो इसमें हरित क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमने ये स्वच्छता के बारे में और जो ये रंगोली बनाई है, इसमें लोगों को ये कच्ची बस्ती है, इसमें संदेश दिया है कि साफ सफाई का जब हम खुद से ही रखेंगे ध्यान, तभी साफ सफाई होगी। खुद से अपने को करना होगा। हम जैसे माननीय कलेक्टर साहब ने बताया है कि विदेशों की हम नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, पर उनके जो नियम है उनको भी अपनाएंगे, तभी अपने भी पूरा क्लीन ये हनुमानगढ़ जिला हो पाएगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो स्वच्छ भारत हरा भरा रहे और पेड़ पौधों, हमने कल 150 पौधे भी लगाए हैं इस उपलक्ष्य में कि हनुमानगढ़ ये 9 से 15 तारीख तक मनाया जाएगा। और कल हमारा जिला परिषद में प्रोग्राम, उसमें नगर परिषद में प्रोग्राम है, तो सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जिला है सब साथ मिलके स्वच्छ और सुंदर बनाए। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने बीएड धारकों को रीट में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाति की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। जाति की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। राजस्थान सरकार की ओर से करवाई जा रही रीट परीक्षा के लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बीएसटीसी बेरोजगार शिक्षकों ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपने जाते समय प्रदर्शनकारियों की कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी राजा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्य गेट के बाद पार्किंग के नजदीक बने गेट पर पहुंचे तथा कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात पुलिस के जवानों ने युवाओं को रोक लिया। इस दौरान कुछ देर धक्का मुक्की के बाद गेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे बीएसटीसी धारक अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार रीट लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल करके बीएसटीसी धारकों के साथ छलावा कर रही है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से बीएसटीसी धारक बेरोजगार शिक्षकों में निराशा का माहौल है। इस फैसले ने उनकी भविष्य के प्रति चिंताओं को बढ़ा दिया है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बीएसटीसी धारियों को केवल रीट प्रथम लेवल तक ही शिक्षक बनने का अधिकार है, जबकि बीएड धारियों को रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, व्याख्याता भर्ती सहित सभी प्रकार के मौके उपलब्ध हैं। कई राज्यों में प्राथमिक लेवल में बीएड को शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले से ही 3 लाख बीएसटीसी धारक बेरोजगार शिक्षक हैं, ऐसे में इनकी संख्या काफी अधिक है। भारत के कई राज्यों में एनसीईटी के गजट 28 जून 2018 के अनुसार प्रथम वरीयता केवल 1 यानी बीएसटीसी धारियों को दे रखी है। इस मौके पर बंसीलाल, करणवीर, अमरीक सिंह, महावीर, परवीन खिलेरी, रमेश कुमार भगवान दास, अरुण कुमार, सुंदर कुमार ढालचंद, उषा रानी सहित कई बीएसटीसी धारक मौजूद थे। रीट लेवल फर्स्ट के लिए यहाँ आए हैं। रीट लेवल फर्स्ट में बीएड को एंट्री दे दी है, जो कि गलत है। और इसको हटाने के लिए हम अपनी भूख हड़ताल तो छोड़ो, हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। आज कोरोना की महामारी के टाइम में हम यहाँ आए हैं, अपनी जान पर खेल कर यहाँ आए हैं, ज्ञापन देने के लिए, अपनी मांग उठाने के लिए। तो हमारी मांगे मानी जाए। आज हम जो सरकार के द्वारा जो बयान दिया गया है वाणिज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद जी डोटासरा द्वारा कि लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी के साथ बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा, उसके विरोध के लिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है वो सरकार तक पहुँचनी चाहिए और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध, अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय नहीं हुआ, आज तो हमने धरना दिया है, ज्ञापन दिया है, उसके आगे हम आगे धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लगभग 10-15 दिन पहले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हमें दोबारा यह कदम उठाना पड़ा।
बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं और इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि बीएसटीसी में बीएडधारियों को शामिल कर दिया गया, जिससे बीएसटीसी का कैरियर है जो खतरे में बढ़ गया है। पहले फर्स्ट लेवल में केवल बीएसटीसी वाले ही एग्जाम देते थे, इससे अच्छी तैयारी हो जाती थी हमारी, लेकिन अब बीएसटीसी के साथ बीएड को शामिल कर दिया गया है। बीएसटीसी के पास केवल एक ही जरिया है जो फर्स्ट लेवल का है, उसमें भी बीएडधारियों को शामिल कर दिया गया है, जिससे हमारे रोजगार को खतरा हो गया है। इसलिए सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि अगर हमें बीएसटीसी के साथ बीएड वालों को भरना है तो इसके लिए हमें बीएसटीसी क्यों करवाई गई है? अगर इसी के साथ बीएड वालों की शामिल करना है तो इससे अच्छा तो बीएसटीसी बंद कर दो। बीएड एक जरिया है जिसमें बीएड वाले शामिल हो जाएंगे, सबको बीएड करवा दो, बीएसटीसी बंद कर दी जाए। इसलिए हमने सरकार के साथ गुजारिश की है कि या तो बीएसटीसी को बंद कर दिया जाए या इसको बीएसटीसी के धारकों से बीएड को रद्द कर दिया जाए। पहले भी ज्ञापन दे के गए थे लेकिन उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उसके खिलाफ। अब हमने सोशल डिस्टेंस के साथ ज्ञापन दिया है। अगर अब भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आगे से हम अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे। जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी के सचिव इंदर कुमार हिसारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विद्यालय की उपलब्धियों बारे जानकारी दी। नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित करने वाली एनपीएस के सचिव इंदर कुमार हिसारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में ही नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिले का टॉपर विद्यालय बन चुका है। यह स्कूल काफी पुराने समय से संचालित है। पिछले कुछ सालों में अव्यवस्थाएं सामने आई थी। 1500 से 1700 विद्यार्थियों वाले स्कूल में मात्र 650-700 बच्चे ही रह गए थे, लेकिन अब व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। इसके अलावा जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया तो विद्यार्थियों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी होती गई। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रांगण में करीब 5 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे स्टाफ की मॉनिटरिंग होने से रिजल्ट में भी सुधार हुआ है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में करीब 25 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जहां एक विद्यार्थी जिले का टॉपर रहा है, वहीं इस साल विद्यालय का एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से ही ऑनलाइन क्लासेज भी लगाई जा रही हैं। कई स्कूलों में यह शिकायत सुनने को मिली कि स्टाफ को सैलरी नहीं दी जा रही, जबकि उन्होंने अपने स्कूल के स्टाफ को मई तक की पूरी सैलरी दी है। मई के बाद से अब तक आधी सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। इंदर हिसारिया ने बताया कि अब स्थिति यह है कि 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पूरे हो चुके हैं। अगर लॉकडाउन न होता तो नर्सरी से 12वीं तक यही स्थिति पैदा होती। पिछले दिनों एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को सचिव इंदर हिसारिया ने निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर व एसडीएम के कहने पर ज्वाइनिंग की थी। हर जगह सचिव का पद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य संगीत भारद्वाज, मैनेजमेंट कमेटी के अजय गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सहयोग से जो है इस स्कूल के बारे में, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि इस स्कूल से विचार होता, सरकार भी यही विचार था कि जो है हम सब लोग बैठ करके एक दिन बात करते हैं, विचार करते हैं और आप सबका सहयोग लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इस संस्थान के लिए। ये हमारे शहर का संस्थान है और बहुत पुराना संस्थान है और आप सभी लोग इस संस्थान से वाकिफ हैं। तो डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है वो हमारे साथ। आप लोगों को स्कूल की संस्था का शुरू से मालूम ही है, बहुत बढ़िया संस्था थी, लेकिन ये कहते हैं भी टाइम आता है, कोई दिन अच्छे के और बुरे के। यहाँ अच्छा टाइम भी खूब रहा है। 35 सालों से स्कूल चलता आ रहा है और उस समय बहुत पीक पे था, जल्दी से एडमिशन नहीं होते थे, एज अप्रोच होते थे। बीच में अव्यवस्था हुई, किसी के नहीं संभालने से समझ लो, चाहिए समझ लो कि टीचर्स की मनमानी हो गई थी। इस प्रकार से उस बात को लेके हम लोग बीच में आए बाजार के। हमने आते ही सबसे पहले डायरेक्टर साहब को बुलाया, डायरेक्टर साहब बनाए, उन्होंने भी हमने नहीं बनाया। ये मतलब डायरेक्टर साहब की एक बात हुई, चेयरमैन साहब ने कहा, हमने यहाँ बनाया। बनाने के बाद यहाँ धीरे धीरे हमारी खूब प्रोग्रेस होने लगी। हमने हनुमानगढ़ में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। आपकी ये मेहनत है प्रिंसिपल साहब और उनकी कि जिन्होंने यहाँ ऑनलाइन हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पास फीस भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने टीचर को अब जा कर के अप्रैल तक तो हमने मई तक तो इनको फुल पेमेंट की है। उसके बाद अब जा कर के हमने इनको हाफ सैलरी दे दी, जबकि वो स्कूलों ने दिए या नहीं दिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमने फुल सैलरी दी, क्योंकि जब मेहनत करवा रहे हैं तो उनको सैलरी को देनी थी, घर बैठे मोबाइल पे या जैसे भी इंटरनेट के थ्रू ये काम कर रहे थे। तो मैं इन सभी हमारे टीचर्स को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने खूब मेहनत की
और आज हमारे पास इस मौके पे भी एडमिशन करीबन 60 के करीबन आ चुके हैं। क्या स्कूल के अंदर जो हमारी स्थिति आज से 2-2.5 साल पहले बिगड़ती जा रही थी, आज वो स्थिति इतनी सुधर गई है कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों के करीबन 20-25 बच्चे जो है 90% से अबव और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे आए हैं। पढ़ाई के ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया है। जितने जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो यहाँ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो अपने आप छोड़ के चले गए। हमने एक प्रेशर बनाया हुआ था कि हमारे को बच्चों का रिजल्ट चाहिए। जब ये रिजल्ट की बात आती थी तो वो लोग भाग गए। स्थिति है हमारे स्कूल की, जो हमारा स्ट्रक्चर था वो भी हमने पूरा चेंज किया। करीब यहाँ 62-63 कैमरे लगाए कंट्रोल के लिए, प्रिंसिपल के पास कंट्रोल करें स्कूल को। तो जितने भी हमारे यहाँ हर प्रकार की जो लाइटों की व्यवस्था, और की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उन सबको हमने सुधार मिला है और काफ़ी हमने खर्चा भी किया, जिससे आज सुधार हुआ है। बच्चों का सबसे कम पैसा खर्चा जो है हमारे स्कूल पे हुआ है। इसके अंदर फीस सबसे कम हमारे बच्चों की है। उसका रीज़न था कि ये संस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि अपने को इनकम नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ बच्चों की आगे प्रोग्रेस हो और बच्चे आगे बढ़ें। स्कूल का खर्चा स्कूल निकाले, इसके अलावा हमारे कोई जरूरत नहीं। खूब बढ़ती जो पोजीशन थी पिछले साल में, हमें ये उम्मीद थी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने इस बार ये उम्मीद थी कि हमारी जो 12वीं की क्लासेस थी उसके अंदर हमारे पूरी जो क्लास की स्ट्रेंथ थी पूरी हो चुकी थी। हमने लोगों को जवाब दिया। काफ़ी बच्चे आए हमारे पास, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ पूरी होने के बाद हमने जवाब दिया। रिजल्ट हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आए हैं। मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और हमें खुशी है कि इस मेहनत करने का हमें फल मिला। पिछले साल मैंने स्कूल में यहाँ ज्वाइन किया और बड़ी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है पूरे साल में। और हमने पूरी कंपैरेटिव स्टडी करी है क्लास 10 की और क्लास 12 के रिजल्ट्स पिछले 4 वर्षों में, और हमने ये पाया है कि इस बार का रिजल्ट सबसे बढ़िया रहा है, सबसे बेस्ट रहा है। अगर मैं क्लास 12 के रिजल्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट परसेंटेज 97.2 रही है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा है। और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिसमें बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पहले कभी रिजल्ट जो है जो 90% एंड अबव बच्चे जो आया करते थे हमारे, वो केवल 5% के आसपास आया करते। लेकिन इस बार 19.2% बच्चे ऐसे हैं हमारे जो 90% एंड अबव रिजल्ट लेकर के आए हैं। और इसी क्रम में अगर मैं ये देखूं कि 60% से ऊपर कितने बच्चों के रिजल्ट आए हैं, तो इस साल 90.8% बच्चे ऐसे थे हमारे जिनके हमारे रिजल्ट 60% एंड अबव यानी कि फर्स्ट डिवीजन में आए। और हम इस बार ये बहुत प्रयास में हैं कि किसी तरह से हम लोग स्टेट टॉपर या हम लोग नेशनल टॉपर हों। खारा डिवीजन क्षेत्र के नहर अध्यक्षों ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंप वन विभाग द्वारा किसानों की सहमति के बिना नहर किनारे कृषि भूमि में करवाए जा रहे पौधारोपण पर आपत्ति जाहिर की है। जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों ने सोमवार को नहर किनारे किसानों की भूमि पर वन विभाग द्वारा किए जा रहे पौधारोपण पर आपत्ति जताते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों की कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा बिना सीमा ज्ञान करवाए पौधारोपण करवाया जा रहा है। किसानों ने ज्ञापन के जरिए नहर सीमा में वृक्षारोपण करवाए जाने की मांग रखी। इसके अलावा नहर अध्यक्षों ने खारा सब डिवीजन में रेगुलेशन कमेटी बनाने की भी मांग की। किसानों ने बताया कि खारा सब डिवीजन में किसानों की करीब 70 फीट की जगह के भीतर वन विभाग पौधारोपण करवा रहा है। सिंचाई विभाग से जब इस संदर्भ में बातचीत की गई तो किसी तरह का कोई औपचारिक दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि सिंचाई पानी रेगुलेशन को लेकर कोई विवरण भी सब डिवीजन के किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। इसके अलावा रेगुलेशन कमेटी बनाकर सिंचाई पानी रेगुलेशन का वितरण हर सप्ताह किसानों को दिए जाने की भी मांग की गई। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज मुद्दा ये है कि जो खारा सब डिवीजन है इसके अंदर हर एक रिकॉर्ड का जो है बिल्कुल रोड़ की दौड़ है, कुछ पता नहीं है। कुछ भी चीज़ इनसे पूछो ये बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? आज जैसे मेन बाउंड्री का पता नहीं है और वहाँ वन विभाग प्लांटेशन कर रहा है जिसमें किसानों की 70-70, 80-80 फुट जमीनें वो ले रहे हैं। और यहाँ जब आके पूछा अभी बाउंड्री कहाँ है इसकी बताओ हमारे को, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इनसे ये पूछा जाए जो जमीन एक्वायर हुई थी जब नहर बनी है उस टाइम एक विश्व का एक फीट का उसमें लिखा हुआ है, तो इनसे गया कहाँ? इनकी सर्विस बुक नहीं गायब होती है, सर्विस बुक सबकी है। इनसे बारी पूछो वो गायब है, इनसे ये पूछो आपकी गिरदावरी कहाँ है वो गायब है, इनसे पूछो जमाबंदी है वो कहाँ गायब है। अब बताओ जो जहर था सारा पीने के लिए अध्यक्षों को दे दिया, बकाया निकाल रखा है, उस बकाया की कोई भी डिटेल नहीं दे रहे हैं। कैसे इकट्ठा करेगा अध्यक्ष? आगे रणनीति ये है। एक दूसरी मांग मेन खारा सब डिवीजन का 1.5 चावल बिल्कुल अलग है।
इनका ना तो कोई रेगुलेशन आता है, ना कुछ पता, ना रेगुलेशन कमेटी है। आज इनको बोला है रेगुलेशन कमेटी बनाओ खारा सब डिवीजन की, और रेगुलेशन हमारे पास हर हफ्ते आना चाहिए। कोई नहर तो लगातार चल रही है और कोई मर रही है, नहीं मानते तो वो मनवानी आती है हमारे को। किसान के खेत में नहीं लगने चाहिए पौधे, किसान के वो कह रहे हैं मुकदमा करा देंगे वन विभाग, ये लिख के नहीं दे रहे हैं कहाँ है, तो फिर सीमा ज्ञान कहाँ से होगा। हाँ, ये दो समस्या है, एक तो सीमा ज्ञान कराना इन नहरों का, भाई दरख्त लगा रहे हैं वन विभाग वाले तो किसान के खेत में लगा रहे हैं, किसान के खेत में क्यों लगाएंगे, ये कह रहे हैं हमारे पास बाउंड्री नहीं है। एक वो रेगुलेशन वाला है, अभी रेगुलेशन ये कह रहे हैं कापी उपलब्ध कराते हैं, तो नहीं कराएंगे तो फिर इनके एक हफ्ते का किया, एक हफ्ते बाद इनको पूछेंगे। नोहर के परिवहन अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने परिवहन आयुक्त के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने नोहर डीटीओ कार्यालय के परिवहन निरीक्षक पर ट्रक ऑपरेटर्स को अंडरलोड वाहनों के चालान करवाने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक ऑपरेटर्स सोमवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिले तथा उन्हें परिवहन विभाग के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ट्रक ऑपरेटर्स ने बताया कि उन्होंने गत दिनों प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ओवरलोड व अवैध परिवहन रोकने की मांग की थी। हनुमानगढ़ के जिला परिवहन अधिकारी ने ट्रक ऑपरेटर का इस कार्य में सहयोग किया, परंतु नोहर के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की ओर से उनका सहयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नोहर डीटीओ कार्यालय के परिवहन निरीक्षक ने ट्रक ऑपरेटरों को धमकी दी है कि नागौर और चूरू जिले में हनुमानगढ़ के अंडरलोड ट्रकों का चालान करवाएंगे। उन्होंने कुचामन में अंडरलोड गाड़ियों के पहले चालान करवाए भी हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने मांग की कि नोहर डीटीओ को पाबंद कर पल्लू में परिवहन व खनिज विभाग का स्थायी नाका लगाया जाए। एक नाका पीलीबंगा और सूरतगढ़ के मध्य भी लगाया जाए। ट्रक ऑपरेटर्स ने मांग की कि रावतसर के ट्रक मालिकों पर बीकानेर के बजरी माफिया की ओर से दर्ज करवाए गए झूठे मामलों की जांच करवाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन वाहनों के हनुमानगढ़ में चालान हुए हैं उन बजरी माफियाओं ने रावतसर के ट्रक मालिकों के खिलाफ दुर्भावनावश झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो 12 अगस्त से वे अपने ट्रक जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष खड़ा कर धरना व विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल किशोर, लीलाधर शर्मा, रविंद्र कुमार, सुभाष गोदारा, अशोक मित्तल सहित कई ट्रक ऑपरेटर्स मौजूद थे। आज हमने कलेक्टर साहब से तीसरी बार मुलाकात की है, तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है भी एक खनिज विभाग और एक परिवहन विभाग का संयुक्त दस्ता बना के एक पल्लू और एक पीलीबंगा और सूरतगढ़ के बीच में नाका लगाया जाए, परमानेंट नाका, जिससे ओवरलोड के साथ साथ अवैध बिना बिल बिना रॉयल्टी के जो आ रहा है उसकी रोकथाम हो सके। दूसरी बात, बजरी माफियाओं के द्वारा हमारे रावतसर के ट्रक मालिकों पर नाजायज मुकदमे किए गए हैं, उसके बारे में हमने एसपी साहिबा से निवेदन की उन मुकदमों की जांच करवा के उनका निस्तारण किया जाए। तीसरी बात, हनुमानगढ़ डीटीओ हनुमानगढ़ ट्रक यूनियन की खूब मदद कर रहे हैं, उनके द्वारा चलान भी किए गए हैं, पूरी रात 24 घंटे ड्यूटी भी दी गई है, लेकिन नोहर डीटीओ हमारी मदद न करके नाजायज तरीके से जो ओवरलोड लेके आ रहे हैं बिना बजरी रॉयल्टी, उनकी मदद कर रहे हैं और उनकी रहते हैं भी आपकी गाड़ियों के नागौर में बीकानेर में चलान करवा दूंगा, और उन्होंने करवाए भी है। 5-7 गाड़ियों के कुचामन जो बिल्कुल अंडरलोड थी, सारे कागज कंप्लीट थे, सारी गाड़ी कंप्लीट थी, लेकिन एक डाले पर वो रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसकी वजह से चलान किया गया है, जो नाजायज और बेतुका चलान है। चौथी बात, एक 500 गाड़ियाँ नौर भादरा हनुमानगढ़ में जो चारे पे चलती हैं, उनका मुख्य धंधा यही है, लेकिन जो ट्रैक्टर ओवरलोड 200 क्विंटल के चारा डाल के चलते हैं जयपुर के लिए, उन्होंने उनका धंधा चौपट कर रखा है। उन ट्रैक्टरों के पास न तो कोई कागज है, न कोई प्रॉपर लाइसेंस है, न कोई बीमा है, और इतना ओवरलोड चलते हैं कि पूरी सड़क को मेगा हाईवे तक को रोक देते हैं। पूरे प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। आगे का अगर हमारी कोई मदद नहीं होती है, अगर प्रशासन नहीं सुनता हमारी, तो हम 2 दिन के बाद पूरे समस्त जिले की गाड़ियां हैं जो कलेक्ट्रेट के सामने लगा देंगे और धरने पे बैठ जाएंगे। मुख्य मांग तो ये ओवरलोड जो आ रहा है उनकी रोकथाम के लिए ही है। मुख्य मांग हमारी यही है भी अंडरलोड गाड़ियां आए, ये जो बिना रॉयल्टी बिना बिल गाड़ियां आ रही है, 2 नंबर में ग्रीट या जो भी माल 2 नंबर में आ रहा है उसको रोका जाए। हमारी मुख्य मांग यही है। अंडरलोड वो चले, अंडरलोड हम चल रहे हैं,
जुडिशियल में। हमारी भी गाड़ी ओवरलोड चलती है, चलान हो उसका, हमारी चलती नहीं है गाड़ियाँ, इसलिए हम मुख्य मांग ही करे अंडरलोड ही चले। रावतसर में कथित रूप से ट्रक यूनियन के नाम पर अवैध राशि वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के रावतसर कस्बे के बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों ने रावतसर में कथित रूप से ट्रक यूनियन के नाम पर टैक्स वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों का आरोप है कि रावतसर में कुछ लोगों ने ट्रक ऑपरेटर्स की फर्जी यूनियन गठित कर अवैध तरीके से मुख्य हाईवे पर टेंट लगाकर नाकाबंदी कर ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों को रोककर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि ट्रक यूनियन के लोगों ने रावतसर क्षेत्र के आड़त व्यापारियों, बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों व ईंट भट्टा मालिकों को परेशान व भयभीत कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध करने पर यूनियन के लोग डीटीओ स्टाफ और खनन विभाग के साथ मिलीभगत कर ट्रक या ट्रैक्टर छीन कर ले जाते हैं। इस संदर्भ में कुछ पीड़ितों ने रावतसर थाना में मामला दर्ज करवाया था। इन कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप अवैध वसूली बंद करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रावतसर ट्रक यूनियन वालों ने हाईवे पे जयपुर रोड पे अवैध नाका लगा रखा है, वहाँ अवैध वसूली करते हैं। पिछले साल मार्च में भी इन्होंने लगाया था, अभी लगा रखे हैं। इन्होंने नाका परसों मेरा बजरी का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली आ रहा था, उसको ट्रैक्टर ट्राली को लूट लिया, इन्होंने अभी छीन ली। FIR लोड करवा रखी है हमने रावतसर पुलिस स्टेशन में। ये लोग अवैध वसूली करते हैं और उसके बाद अगर कोई इनको अवैध वसूली नहीं देता है तो ये RTO, DTO, पुलिस और माइनिंग वाले सब उन्होंने हाईजैक कर रखे हैं। ये 15 मिनट के अंदर अंदर सब अधिकारी पहुंच जाते हैं और उनको बुलवा के ये कार्रवाई करते हैं। या तो इनको अवैध वसूली करवाओ, दो कुछ माल उतार लेते हैं और पैसे, अगर ये सब नहीं करे तो वो सरकारी विभाग के अधिकारियों को 2 मिनट में बुलवा के वो कार्रवाई करें। प्रशासन सब डरे हुए हैं जी। हमने FIR, जब हमारी FIR टाइप हो रही थी, इधर उधर से कोई बता रहे हैं चौटाला से गुंडे भी आए हुए हैं और हमने FIR जब नोट हो रही थी, मेरे पास जयपुर गया हुआ था, मैं इधर उधर से धमकियाँ आती है कि आप अगर FIR दर्ज करवाओगे तो हम आपको जान से मार देंगे। अभी हम रावतसर में SDM साहिबा को, अपने डिप्टी साहब को ज्ञापन देकर हम SP साहिबा को और उसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये जो है ये बहुत नाजायज हो रहा है। सभ्य समाज के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कोई व्यापारी हो, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला हो, बजरी गिरीट वाला हो, कोई भी हो। आज ये ज्ञापन देने के बाद 2 या 3 दिन में हम यहाँ से जाकर रणनीति बनाकर मार्केट बंद कर देंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं,
देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोहला स्थित नहर के घाट पर सिंध सभ्यता से जुड़ा सेसा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री झूलेलाल की पूजा अर्चना कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। प्राचीन सिंध प्रांत से जुड़ा सेसा पर्व कोहला स्थित नहर के नजदीक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अरोड़वंश समाज के लोगों ने नहर के किनारे एकत्रित होकर भगवान श्री झूलेलाल जी की विधिवत पूजा अर्चना कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु मुरारी लाल खिरबाट ने बताया कि हर वर्ष अरोड़वंश समाज द्वारा सेसा पर्व मनाया जाता है। इस बार कोरोना के चलते पिछले 2 सप्ताह से रविवार के दिन लोग नहर किनारे एकत्रित होकर पौराणिक मान्यताओं अनुसार भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर इस पर्व को मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु अमरलाल, जिन्हें भगवान श्री झूलेलाल भी कहा जाता है, जल से प्रकट हुए थे और सेसा पर्व पर जल के पास ही उनका पूजन किया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री झूलेलाल जी की ज्योत जलाकर विधिवत आरती के बाद ज्योत को नहर में विसर्जित कर आमजन में प्रसाद वितरित किया। आज अरोड़वंश समाज द्वारा जैसा कि हर वर्ष सेसा का त्योहार मनाया जाता है पूरी धूमधाम के साथ, लेकिन भी कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस के तहत अब की बारी सभी परिवारों ने अलग अलग मिलकर 3 से 4 संडे में मनाया ये। इससे पहले हम लोग हर वर्ष सारे संयुक्त रूप से मनाते थे कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसे अलग अलग मनाया। ये हमारा त्यौहार काफ़ी पुराना है, सिंध प्रांत से चला हुआ है। वरुण देवता की मान्यता को मानते हुए हम लोग अमरलाल जी, झूलेलाल जी महाराज को सावन के चांदनी सोमवार के अंदर या रविवार के अंदर या बुधवार के अंदर चलते जल के अंदर प्रवाहित करके दीप और उसका हम लोग आरती करके आयोजन करते हैं। काफ़ी पुरानी परंपरा है। जो भी लोग सिंध लोग से आए हैं, सिंध नदी किनारे पर रहते थे, उनकी सभी की उनमें धार्मिक भावना चाहिए। आज हम श्री गुरु अमरलाल जी का उत्सव मनाने के लिए, जिसको के झूलेलाल भी कहा जाता है, हर वर्ष की भांति इस बार भी हम यहाँ नहर पे उनका पूजन करने के लिए आए हैं। पूजन करने के पश्चात प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। प्रसाद का भोग लगाने के बाद सब में वितरित किया जाएगा और झूलेलाल जी की जो के हम आगे नतमस्तक होते हैं, उनका विसर्जन यहाँ नहर में किया जाएगा। सदियों से चली आ रही प्रथा हमारे परिवार की, जिसका हम आज तक पालन करते आ रहे हैं। बुजुर्गों की राय के अनुसार, उनके द्वारा बताया हुआ कि श्री गुरु अमरलाल जी जो जल से प्रकट हुए थे, उनका पूजन जल के पास ही जाके किया जाता है। इसलिए हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल देवता की पूजा करके उसको प्रसाद अर्पित करके और जल में प्रवाह करने जा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, कोहला नहर पे आए हैं। यहाँ पे जो गुरु अमरनाथ जी हैं, इनका जो मना रहे हैं, ये जल देवता जी हैं, जिनके पूजों से जो चलता आ रहा है, उसी तरह से हम आगे भी अपने हिसाब से प्रोग्राम को टाउन की मुखर्जी कॉलोनी में एक नाबालिगा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। टाउन की मुखर्जी नगर कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान परिजन 16 वर्षीय नाबालिगा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां नाबालिगा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक नाबालिगा के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की सूचना के बाद टाउन पुलिस ने मृतक नाबालिगा के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री रुखसार बानो पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। कुछ रोज पहले उनके पड़ोस में 15 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही रुखसार गुमसुम सी रहा करती थी। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना में मर्ग दर्ज की गई है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के लगभग रुखसाना डॉटर ऑफ अली शेर उम्र 16 साल और मुखर्जी कॉलोनी की निवासी एक लड़की जिसने सुसाइड कर ली थी, तो उसको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हनुमानगढ़ टाउन में परिजन जो है लेकर आए और डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद जो है अब पुलिस में थाने में जो है मर्ग इसके संबंध में दर्ज करके और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा चुकी है और मृतका जो है उसका शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने अब तक तो कारण यही बताया कि उसके कोई ओपरी टाइप कुछ वो बता रहे हैं कि कोई उसको थी
समस्या, तो उसी के चलते उसने जो है ये सुसाइड किया। गांव जुरावरपुरा में आबादी क्षेत्र से हड्डा रोड़ी हटवाने की मांग को लेकर सोमवार को भीम आर्मी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप गांव जोरावरपुरा की आबादी क्षेत्र से हड्डा रोड़ी हटवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव जोरावरपुरा की आबादी क्षेत्र में स्थित हड्डा रोड़ी के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड्डा रोड़ी में मृत पशुओं के अवशेष पड़े रहते हैं, जिनसे भयंकर दुर्गंध आती है, जो आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित करती है। आवारा कुत्ते राहगीरों को परेशान करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन कुत्तों के कारण कई बार लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए उक्त हड्डा रोड़ी को स्थानांतरित करवाने की मांग की है। जोरावरपुरा अड्डा रोड़ी का है, जो कि अड्डा रोड़ी है वो गांव के बिल्कुल पास में है, जिससे दुर्गंध आती है पूरे गांव में, और खाना खाना तो बात दूर की, सांस लेने में तकलीफ तक होती है लोगों को। और वहां से हड्डियां चक चक के लाके मर्द पशुओं की लोगों के घर में डाल देते हैं कुत्ते, और कुत्तों ने आतंक अलग से मचा रखा है। और हमने सरपंच महोदय से इस बारे में बातचीत की थी, उन्होंने असमर्थता जताई है वहाँ से अड्डा रोड़ी स्थानांतरण की। इसीलिए आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब ने अगर इस पर तीव्र कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी के नेतृत्व में पूरा जोरावरपुरा ग्रामीण वासी आंदोलन करेंगे। जंक्शन स्थित मारवा शूटिंग समिति की ओर से निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। जंक्शन की शूटिंग समिति की ओर से 2 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का सोमवार को समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जेपी थे। फाइनल एवं सेमीफाइनल मैच से पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर मैच की शुरुआत की। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में हनुमानगढ़, संगरिया, श्रीगंगानगर सहित अन्य स्थानों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में सक्षम राज गोयल, मंजीत गौड़, चेतन यदुवंशी ने गोल्ड मेडल व प्रगति तंवर, प्रतीक सियाग ने सिल्वर मेडल जीता। इसी प्रकार जय निमीवाल, सतकीरत सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जसप्रीत सिंह जेपी ने शूटिंग एकेडमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की सराहना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए और ज्यादा मेहनत करने का आह्वान किया। मारवा शूटिंग एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन में आज 2 दिन के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन और गंगानगर के शूटर्स को लेकर एक शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जसप्रीत सिंह जी सद्दू हैं। और आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन है, समारोह भी है, और ऐसे में जसप्रीत सिंह जी ने काफ़ी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और काफ़ी प्रोत्साहन मिला उन्हें। विजेताओं को जो कि एक अलग तरीके से कैटेगरी जो कि डिवाइड होती है, इसके हिसाब से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरीके से ये जो शूटिंग प्रतियोगिता अच्छी तरीके से जाएगी। विजेता इसमें कैटेगरी में सक्षम राज गोयल, मंजीत सिंह, चैतन्य यादवंशी अपने सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल पे रहे हैं। इसके अलावा गंगानगर के शूटर्स ने भी काफ़ी अच्छा मतलब जो अपना दिया है। और अभी अभी हमने जो जूनियर सब जूनियर सेक्शन के हैं उसमें से गुरकीरत सिंह और जय निमीवाल, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। स्वर्गीय ओम पुरोहित कागद की स्मृति में सोमवार को जंक्शन के जिला क्लब में क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया गया। स्वर्गीय ओम पुरोहित कागद की स्मृति में जंक्शन में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ की टीमों के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन कागद फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती भगवती पुरोहित ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को मास्क बांटे। इस दौरान टॉस जीतकर श्रीगंगानगर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि स्वर्गीय कागद इस ग्राउंड से लंबे समय से जुड़े हुए थे। वे समय एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ग्राउंड के विकास में उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। आज जिला क्लब पर उनकी स्मृति में मैच कराकर सभी खिलाड़ी व उनके साथी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर क्रिकेट के नेशनल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ये जिला क्रिकेट एसोसिएशन से जो कागज स्मृति में ये कार्यक्रम रखा टीमों का दोनों का, उससे मुझे बड़ी खुशी मिली और मैं इन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी और दोनों टीमों की मैं सफलता के लिए शुभकामना देती हूँ। ये दोनों टीमों अपने जिले की नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम में मास्क वितरण किया गया और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखती हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम में हमेशा होते रहेंगे और बच्चों के मानसिक विकास और मनोबल बढ़ता रहे। आज जो मैच हो रहा है जो कागज फाउंडेशन की तरफ से,
वो काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है, हनुमानगढ़ वर्सेस गंगानगर, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारे हनुमानगढ़ से अशोक बुडानिया जो कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, और जो गंगानगर टीम से हैं पृथ्वीराज जो KPL खेलते हैं, प्रदीप जाखड़ हैं, काफ़ी नेशनल प्लेयर्स हैं। खुद राजस्थान की अंडर-19 टीम की तरफ से खेला हूँ। ये काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है और हमें उम्मीद है काफ़ी मजा आएगा ये मैच। डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने सोमवार को संत गुरमीत राम रहीम को ग्रीटिंग कार्ड भेजकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने सोमवार को अपने गुरु गुरमीत राम रहीम के 15 अगस्त को मनाए जाने वाले जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज से ग्रीटिंग कार्ड भेजने का सिलसिला आरंभ किया। डेरा सच्चा सौदा अनुयायी टाउन पोस्ट ऑफिस में एकत्रित हुए और सभी ने ग्रीटिंग कार्ड भेजकर अपने गुरु को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष 15 अगस्त को संत राम रहीम का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार भी उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने सदैव जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी है। उन्हीं की प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी लगातार मानवता भलाई के कार्यों में जुटे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का 15 अगस्त को जन्मदिन है, तो साथ संगत उनको सुनारिया में ग्रीटिंग कार्ड जन्मदिन के बधाई संदेश भेज रही है। उस कारण साथ संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। 15 अगस्त को पिताजी के बारे में भेजने के लिए कार्ड भेजा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।